नमस्कार, मैं अंशुल जैन एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं डीएसएफ के लाइव वेबिनार सीरीज में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला कि पुनः आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पुनः का क्या अर्थ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले एक बार अपन लोग डीएसएफ के माध्यम से लाइव मिल चुके हैं, जिसमें अपन लोगों ने लाइव वेबिनार कंडक्ट कराया था वर्तमान में सिंगरौली जिले में पदस्थ डीएसपी आकांक्षा जैन मैम का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इस वेबिनार सीरीज का, या मैं बोलूं ये लाइव वेबिनार सीरीज सीजन 2 हुआ करता है, क्योंकि इससे पहले अपन लोगों ने सीजन 1 कंडक्ट किया था जिसमें अपन ने मोर देन 30 एपिसोड इसके अभी तक लाइव कंडक्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी सीजन 2 के मोर देन 10 एपिसोड भी अपन कंडक्ट कर चुके हैं। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएसएफ ने अभी तक 40 लाइव, मोर देन 40 लाइव वेबिनार कंडक्ट कराए जा चुके हैं डीएसएफ के द्वारा। डीएसएफ से क्या तात्पर्य है, मैं एक बार आप लोगों को इसके बारे में और बताना चाहूंगा। डीएसएफ एक ऐसी संस्था है जिसने शिवपुरी में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए तथा महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। ये जो संस्था है, अगर आप लोग सोच रहे हो ये बड़े ही वयोवृद्ध व्यक्तियों की संस्था है, तो ऐसा आप लोगों का गलत पूर्वाग्रह है। यह कुछ छात्रों की संस्था है। कुछ छात्रों द्वारा यह मुहिम चलाई गई है ताकि इस शिवपुरी शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। और मैं सबसे पहले तो डीएसएफ की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक और बार ये अवसर दिया कि मैं उनकी टीम की तरफ से उनको रिप्रेजेंट कर सकूं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता सकूं कि आज का जो लाइव वेबिनार है इसमें हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो कि शिवपुरी शहर में निर्भया निर्भया प्रवारी तथा बेटी की पेटी जैसी योजनाओं को चालू कर चुकी हैं और वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काफी ज्यादा कार्य कर रही हैं। शिवपुरी जिले में पदस्थ गायत्री इटोरिया मैम का मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह करता हूं, अगर आप लोग हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं गायत्री मैम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। गायत्री मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू अंशुल सर। और मुझे आज बेहद खुशी है कि मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से रूबरू हो रही हूँ। अपने विचार सबके सामने रखूंगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और रही बात बिजी शेड्यूल की, तो मेरा सारा समय शिवपुरी की जनता के साथ साथ शिवपुरी के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए है। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बोला तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो तैयारी से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। उससे पहले मैं अपने जितने भी व्यक्ति विशेष जो भी लाइव हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मैम प्रॉपरली शिवपुरी की नहीं है, मैम गुना की हैं सबसे पहले। और सन 2013 में गायत्री मैम द्वारा एसआई का एग्जाम क्लियर किया गया था उनके द्वारा, और वर्तमान में शिवपुरी जिले में पदस्थ हैं। तो मैम, तैयारी की बात चली तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपनी एसआई की तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी? प्रारंभिक अवस्था में आपके मन में विचार कहाँ से आया कि आपको एसआई की तैयारी ही करना है? मुझे एसआई की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मेरे घर वालों ने मुझे प्रेरित किया। मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो एक वर्दीधारी जॉब उनके पास थी। तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होती थी कि मुझे भी वर्दी धारण करना है। बस मेरा टारगेट ये था कि मैं वर्दी धारण तो करूंगी, लेकिन एक अधिकारी के पद पे पहुंच के, जिससे कि मैं ड्यूटी के साथ साथ लोगों की मदद भी कर पाऊं पर्सनली। और वहीं चलिए से आप, मुझे, हाँ, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और मेरे पापा मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक रहे हैं। वो मुझे हमेशा एनर्जी देते रहे कि हाँ, मुझे करना है। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं आपकी इस विचारधारा को और आपके परिवार की विचारधारा को, क्योंकि अधिकतर हम समाज में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुलिस की नौकरियों से अधिकतर बचती हैं। तो आपका और हमारी संस्था की तरफ से सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि एज अ वुमेन और एज अ महिला आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि पुलिस की जो जॉब होती है वो घर पे बैठ के, एसी की केबिन में बैठ के नहीं हो सकती, इसमें फील्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आपको किन कठिनाइयों को महसूस या फिर किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है अपनी जॉब के दौरान? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिला, एज ए ऑफिसर महिला होना पुलिस में एक चैलेंजिंग है। पहली बात तो महिला होना ही अपने आप में चैलेंजिंग रोल है। दूसरी जी बात, एक महिला पुलिस अधिकारी होना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। और इस चैलेंज को पूरा करना, एक सबसे बड़ी हिम्मत तो अपने अंदर ही होती है, जो अपन पॉजिटिविटी अपने अंदर रहती है। और दूसरा ये रहता है कि आपका परिवार आपके साथ में बैक सपोर्ट में खड़ा रहता है
कि आप कर सकते हैं इस काम को, तो वो काम आप इज़िली कर पाते हैं। जी मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं जो भी हमारे को अभी लाइव देख रहे हैं जितने भी लोग, अगर आप लोगों की कुछ बेटा क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप लोग इजीली पुट ऑन कर सकते हैं। मैम उन सभी सवालों का जवाब देंगी। मैम जैसे कि अपन बात कर रहे थे तैयारी की, तो तैयारी से एक बात तो मुझे समझ में आई कि आप इंस्पायर्ड हुई हैं अपने पापा जी से, वो आपके आइडल हुआ करते हैं। तो तैयारी में आपने प्रारंभिक अवस्था में ये तैयारी आफ्टर 12th तैयार करना स्टार्ट किया था, या ग्रेजुएशन के बाद आपने एसआई की तैयारी स्टार्ट की थी? मैंने तैयारी तो मैंने 10th से स्टार्ट कर दी थी कि मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे पुलिस में ही जाना है। तो मैं पढ़ती थी, उस समय भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे वर्दी धारण ही करना है। एक्चुअली टारगेट तो मेरा आईपीएस था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी मैं आगे भी तैयारी में लगी हुई हूँ कि एक ना एक दिन मैं आईपीएस बन के रहूँगी। पढ़ाई का ऐसा है कि मैं जैसे 12th हुआ मेरा, तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन रक्षक का। पहली बार फॉर्म भरा मैंने। जब ये 2008 की बात है, 7 हाँ, सॉरी 7 की बात है। तो मैंने पहली बार फॉर्म भर के देखा कि मैं भी एलिजिबल हो गई हूँ, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं भर के देखती हूँ। तो मैं पास आउट हुई थी 12th, और इसके बाद हम्म। मेरा लकीली उसमें मेरा हो गया। तो सभी मेरे पापा वगैरह सब बोले कि बेटा आप जॉइन मत करो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका जो टारगेट है वो बड़ा है, तो आप परेशान हो जाओगे, तो आप उसको जॉइन मत करो। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या था, मैंने वो जॉइन कर लिया 12th के बाद। 2008 में मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब जॉइन कर ली, मैं जॉब करने लगी। मेरी पहली पोस्टिंग राधोगढ़ थी। राधोगढ़ गुना में ही पड़ता है। जी मैम। वहाँ मैंने जॉइन कर लिया। तो वहाँ मैं पढ़ती भी थी, जॉब भी करती थी, साथ में तैयारी भी करती थी। दिक्कतें तो आती हैं, जॉब के साथ तैयारी करना बहुत दिक्कत वाला काम है। लेकिन मेरे मन में जुनून था और टारगेट फिक्स था मुझे कि जाना है। मेरा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं लगी ही रहती थी पढ़ने में, जब मुझे मौका मिलता था तब। क्योंकि मैं अपनी जॉब से भी बेईमानी नहीं कर सकती थी और अपने आप से भी नहीं। तो मैं दोनों काम ईमानदारी से करती थी। जब-जब मुझे मौका मिलता था, तब मैं पढ़ती थी और ड्यूटी टाइम में ड्यूटी करती थी। जी। सारांश मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसका सारांश ये है कि कोई अगर ये मिथ्या लेके बैठा है मन में कि अगर मैं जॉब में हूं तो मैं तैयारी नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ये एक भ्रांति मात्र है। इस भ्रांति को तोड़ने वाली हमारे सामने साक्षात प्रकट है। और मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले जॉब फॉरेस्ट गार्ड, एम आई राइट ना, फॉरेस्ट गार्ड आपने बोला, हाँ, तो वो ज्वाइन हाँ। करी, उसके बाद एसआई की ज्वाइन करी। मैम जब आप फॉरेस्ट गार्ड की जॉब कर चुकी थी, मतलब कि क्या उसका जो अनुभव था वो आपको आगे चल के एमपीएसआई में भी काम आया, या फिर दोनों फील्ड बिल्कुल अलग अलग रहती हैं? नहीं, अनुभव तो मुझे काफ़ी उसका मिला, क्योंकि मैं 2008 में वो की थी जॉइन, तो लगातार मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं था। मेरे को 12th के सीधा मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, साथ में पढ़ाई इधर कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया मैंने, और इधर मेरी तैयारी भी चलती रहती थी। तो मुझे कहीं न कहीं मेरा डबल माइंड भी रहती थी कि मुझे इसका एग्ज़ाम देना है, इसकी तैयारी करना है, इस बीच वैकेंसी आ गई कोई भी। इस बीच मेरे बहुत सारे सिलेक्शन हुए, मेरा आरटीओ में हुआ, पुलिस में हुआ, टीचर में हुआ, पर वो मैंने जॉइन नहीं किए। क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं इन सब में उलझती गई, तो मैं जो मेन मंजिल है वो पा नहीं पाऊँगी। तो जो ये सब तो मैंने जॉइन नहीं किया। मैंने सीधा जब मेरा इधर सिलेक्शन हुआ, 2013 में एग्ज़ाम हुआ मेरा क्लियर, और जॉइन करते-करते 14-15 के बीच में मैंने एसआई जॉइन किया। ठीक ठीक। मैम जैसे कि आपने बोला कि आपने 10th से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ दिन पहले 12th का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मिड रेंज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे 60 टू 70 75 वाले बच्चे, वो अधिकतर इस असमंजस में रहते हैं कि उन्हें एसआई जैसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन्हें आईपीएस के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और आप व्यक्तिगत किस तरीके के छात्र हुआ करते थे, मतलब कि क्लास में टॉपर रेंज में आते थे, या क्या था आपका जो भी वो जो स्कोप है, उस स्कोप को लेके आपका कैसा प्रोस्पेक्टस रहा, जरा आप हमारे साथ साझा करें। जब मैं आपने ये बहुत अच्छा किस्सा छेड़ा है, मैं ज़रूर बताऊँगी, बिल्कुल जी। नहीं हिचकूँगी इस बात को बताने में। मैं 10th क्लास में फेल हो गई थी।
तब मुझे लगता था, अब मुझसे मेरे जो साथी संगी थे, जो क्लासमेट्स थे, तो वो मुझसे कहते थे कि अब तो तुम फेल हो गई हो, अब तो तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगी, ना पढ़ पाओगी। और मेरे पापा मुझसे कहते थे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, एक सीढ़ी अपन पीछे रहे, आगे भी बढ़ेंगे। फिर मैंने 10th दोबारा किया, और उस वो भी मेरा बड़ी मुश्किल से बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे जाके मैं पास हुई। मेरा मैथ वीक था, मैं उसमें फेल हो गई थी, और उसी में फिर मैंने दोबारा 10th किया, और फिर जाके मैंने सोचा, मुझे रुकना नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लोग सोचते हैं कि 72% वाले, 60% वाले ऐसा ही या इस टाइप की जॉब नहीं कर सकते। ये जो एकेडमिक पढ़ाई रहती है, वो तो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप की जिसे हम कहेंगे, वो रहती है। असली पढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है हमारी एकेडमिक पढ़ाई खत्म होने के बाद। जो हम किसी जॉब को अचीव कर लेते हैं, इसके बाद हम अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं, वो हमारी असली पढ़ाई होती है। पढ़ाई का इम्प्लीमेंट होता है जॉब या अपना करियर में जो हम दिखा पाते हैं वो। मैम एक व्यक्तिगत सवाल है, जवाब अगर आप देना उचित समझे तो जवाब दीजिएगा। मैम 12th आपने किस स्ट्रीम से की और कितने परसेंटेज से था? अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा ही वो है, लेकिन मैं बिल्कुल बताऊंगी। मेरा आर्ट स्ट्रीम था, आर्ट से आर्ट मैंने, स्ट्रीम था। हाँ आर्ट से किया। जो कि सब लोग कहते थे कि आर्ट्स वाले बच्चे तो कोई काम के नहीं, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं पढ़ाई के मामले में, और आर्ट्स कोई मेन सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मेरा जी। सब्जेक्ट आर्ट्स रहा, और मैं एवरेज में मेरा 62% बना था आर्ट्स में भी, 12th में। ये प्रश्न पूछने का हमारा तात्पर्य क्या था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। मैं थोड़ा मैम के बारे में जितना मैं अभी तक समझाऊं पूरे वेबिनार में आपके साथ थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं। मैम 10th में ज्यादा अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाई थी, 12th में भी मतलब ठीक ठीक परसेंटेज था, एक मिडिल स्टूडेंट की कैटेगरी में, ना कि टॉपर थी। उनके बाद उस सब क्राइसिस के बाद भी उन्होंने ये पोस्ट अचीव करी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई मिडिल सेशन वाला बच्चा होता है, वो अभी से डिमोटिवेट कर ले अपने आप को, अरे मेरे 12th में कम परसेंटेज आए हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ही आपका रोल मॉडल बैठा हुआ है, सॉरी बैठी हुई है। और कॉमन चीज मेरे में और मैम में ये है कि 10th में मैम आप भी फेल थे, और मेरी भी एक सप्लीमेंट्री आई हुई थी, तो मैं कभी मेरा भी एक ही हिचकिचाता नहीं सब्जेक्ट हूँ क्लियर नहीं हो कि पा अपने रहा था, सत्य को मैथ। बताने से। जी मैम। मेरा भी एक ही सब्जेक्ट मेरा वीकर था, वो था मैथ, मैं उसी में फेल मैम हुई थी, सेम और फिर भी सेम मैम। तो और मैं कभी भी इस बात से बैकआउट नहीं करता हूं, जो सत्य है वो सत्यता सबके सामने आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ अपने प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं जो भी अभी हमें लाइव दिख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई विचार हो, अगर आपसे आपके मन में कोई प्रश्न हो आपकी तैयारी को लेके, तो आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए मैम, मैं प्रश्नों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अपन आज वेबिनार कंडक्ट करें, इसका कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा है, वो है शिक्षा। तो अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नई एजुकेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये उस मायने में उस हद तक सही है कि अपन को इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही आफ्टर योर, या मैं बोलूं एट द टाइम ऑफ योर एकेडमिक एजुकेशन, आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयार हो सकते हैं? और इसमें क्या सुधार होने चाहिए आपके अनुसार, वो भी जरा हमें बताइएगा। अंशुल सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, वो मेरे हिसाब से पहले से बेहतर है। क्योंकि जैसे जी। मेरा 10th के बाद मुझे जो सब्जेक्ट लेना था, और मेरे नंबर्स भी कम आए थे, तो मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मिल नहीं पाया। और उसके बाद फिर कोई मौका होता नहीं है हमारे पास कि हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाए। अब ये जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत हम ये है कि 8th क्लास के बाद अपने पसंदीदा सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको आगे 12th तक हम कैरी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को 1 या 2 साल पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं है, जितना उसी सब्जेक्ट को 4 साल लगातार पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होगा। उससे क्या रहता जी है जी। कि बच्चे उस सब्जेक्ट के बारे में मास्टर होते हैं, दूसरा उस विषय से संबंधित वो अनुसंधान वगैरह किसी भी लेवल तक हम्म। जाके वो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और मैम अपने कॉम्पिटिटिव स्तर में इससे क्या फायदा पड़ेगा आपके अनुसार, जैसे हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटि अभी से कंपटीशन की सोच रहे हैं? हाँ मैम।
बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो सब्जेक्ट हम कॉम्पिटिशन में आके पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट हम 4-5 साल तक लगातार हम पढ़ेंगे, तो वो सब्जेक्ट हमारा एक तो क्लियर बहुत अच्छे से होगा, समझ में आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा देर पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक पढ़ेंगे, उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और आगे कॉम्पिटिशन में उस सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, जो 4 साल तक हम पढ़े हैं, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितनी हम आगे आने वाले कॉम्पिटिशन टाइम में करते। इसलिए वो हमारे कंपटीशन के लिए भी बहुत सही है। चलिए ठीक, मैं विस्तार में बताना चाहता हूँ मैम के द्वारा क्या कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके द्वारा आप आफ्टर द 9th अपने जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके प्रति बढ़ सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की सोच रहे हैं रिगार्डिंग द यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप आफ्टर 9th उसकी तैयारी कर सकते हैं, स्टेट में किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैम, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। चॉइस नहीं है आपके पास। मैम, आप खाना बना लेते हैं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझसे ना चलिए। खाना बनता तो है, लेकिन 1 या 2 जन का नहीं बनता, कम से कम 4 या 6 जन का बनता है। अच्छा मैम, एक और व्यक्तिगत सवाल है, खाना आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, मैं खाना खुद बनाती हूँ। मैं कोई अकेली मेड रहती हूँ। या कुछ इस तरीके की व्यवस्था अपने पास, मेड टाइप से कुछ, कोई खाना नहीं, बनाने वाला व्यवस्था आता तो हो? हो सकती है, लेकिन मैंने की नहीं है, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी पसंद है और मुझे खाना बनाना आता भी है, तो मैं खुद बनाना पसंद करती हूँ। अब अपनी हमारे पसंद की दर्शक चीज़ ये जो सोच अच्छा रहे है। होंगे। हाँ मैम। खाना खुद के हाथ का बना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा अच्छा। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कहाँ सर आप एमपीपीएससी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस की बातें छोड़ के खाने की बात करने लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक बात से परिचय कराना चाहता हूँ कि एक महिला प्रशासक होने के बावजूद भी अपने घर का काम करते हैं और उसके बाद अपनी इस ड्यूटी को इतनी ईमानदारी से करते हैं। इससे तात्पर्य क्या है कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं महिला हूं, मुझे आगे चल के काम भी करने हैं और उसके बाद मुझे जॉब भी करनी है, मैं ये दोनों मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उसी बात को संज्ञान में लेते हुए आप लोगों को इस बात से रूबरू कराना चाहता था कि मैम इतनी बड़ी अधिकारी होने के बावजूद भी अपने घर का स्वयं काम करती हैं और साथ ही साथ एक नहीं 4 लोगों का खाना भी बनाती है और बहुत टेस्टी खाना भी बनाती हैं। चलिए ठीक मैम, आगे अपन लोग अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैम, एक क्वेश्चन था कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करी आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, तो आपने कोचिंग्स या फिर कोचिंग सेंटर कहीं ज्वाइन किया था कि नहीं किया था मैम? मैंने तैयारी तो सेल्फ स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं किसी कोचिंग को अटेंड कर पाऊँ और टाइम दे पाऊँ उसमें। लेकिन मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, जो हम जिसको हम ग्रुप स्टडी करते थे, जिसमें 4-5 लोग हुआ करते थे हम लोग। तो हम लोग आपस में एक-दूसरे के मेंटर हुआ करते थे। जिसमें सब हम 4 फ्रेंड थे, चारों फ्रेंड ने एक-एक सब्जेक्ट लिया। उसकी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी कि वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा एक-दूसरे को, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, ये सब करना, ये होता था। क्योंकि अब चूँकि हम मेरे पास मैं जॉब भी करती थी, तो मैं उतना टाइम कोचिंग के देने की बजाय, हम दोस्तों का टाइम ऐसा होता था कि हम उसको कभी भी आगे-पीछे खिसका के रात में, दिन में, शाम में, सुबह कभी भी कर सकते थे। इस वजह से मैंने सिर्फ ग्रुप स्टडी ज़रूर की है। कोचिंग के लिए ज़रूर, मैं ईमानदारी से बताऊँ, जब मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गया, जैसे कि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो मैंने कोचिंग जॉइन करी, इसलिए जानने के लिए कि और अन्य जगह कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है, जिससे कि हम उस कॉम्पिटिशन में भाग ले पाएँ, इस वजह से। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। और मैम एक चीज और, आपको आपकी पहली जॉब ऑक्यूपाई करने में कितना समय लगा था? मतलब आपकी तैयारी से पहली जॉब के बीच का अंतराल कितना था, 1 साल, 2 साल वगैरह वगैरह? मेरी जो पहली जॉब लगी थी, उसमें कोई टाइम नहीं था, मैंने कोई तैयारी नहीं की। मेरा 12th का रिज़ल्ट भी नहीं आया था उस समय। मेरी जी जॉब मैम। लगने के बाद मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था। एक्चुअली वो 10th बेस पे लगती थी जॉब, तो आज भी लगती है जी। वो। तो मेरा 12th 11th हो चुका, मतलब 12th की मैं एग्ज़ाम दे चुकी थी, और उन्हीं जो गर्मियों की छुट्टी लगती, उसी में मैंने फॉर्म भरा था, उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट भी आ गया। और उसका रिज़ल्ट होने के बाद जब मैं जो जॉब जॉइन करी ना, तब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था। क्योंकि वो मैथ लेवल का एग्ज़ाम रहता है, ज़्यादातर 40% मैथ आता है उसमें। तो चूँकि मैं 2 1 साल फेल हो गई थी, तो मैंने 2 बार मैथ पढ़ा 10th का। उससे मेरा मैथ क्लियर हो गया था। और मेरे आस-पड़ोस के बच्चे रहते थे, जो मुझसे मैथ से रिलेटेड कुछ पूछते रहते, तो मैं उनको बताती रहती थी। तो जो जिस चीज़ में डर लगता था ना मुझे, मैंने वो ही पक्का किया। मैंने सोचा कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैं इसमें फेल हो गई, तो मैंने मैथ को इतना पक्का किया
कि मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। 10th का मैंने मैथ पढ़ाया 12th तक। 12th में मैं मैथ पढ़ाती थी 10th के बच्चों को, मेरे पड़ोस-अड़ोस के बच्चों को, निःशुल्क। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम। आपको जिस चीज से डर लगता था आपने उसी को इम्प्रोवाइज किया, उसमें और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करी। और यही मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि डर केवल जब तक लगता है जब तक अपन किसी चीज को पहचानते नहीं है। जैसे कि अंधेरा, अंधेरे को अपन पहचानते नहीं है इसलिए डरते हैं। जिस दिन अपन अंधेरे के बारे में और ज्यादा अध्ययन करने लगेंगे तो संभवतः अपन को उससे डर नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तो आपका वो जो डर है वो संभवतः समाप्त होने लगेगा। मैम, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हाँ, कि अगर आप प्रशासक नहीं होती, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती, तो आप वर्तमान में अपने आप को कहाँ दिखती हैं? मतलब आप क्या कर रही होती अभी? मैं अगर वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी होती आज, तो मैं अपना खुद का बिज़नेस कर रही होती। खुद का बिजनेस? क्योंकि चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाँ मैम, मेरे बोलिए। अंदर वो मतलब काम करने की जो ललक होती है वो बचपन से ही है। मैं एक बहुत अच्छी मैनेजर हूँ, मेरे घर को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, मेरे रिलेटिव्स को मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। घर पे बहुत सारे मेहमान आ जाएँ, चाहे कितने भी आ जाएँ वो, मैं उनको उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। यानी कि मैं अपने आप को एक गुड मैनेजर मानती हूँ। और किसी भी चीज़ कोई मुझे काम दे दिया जाए तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी सब एक एक के बाद एक सब चलते हैं। तो मैं बहुत अच्छी, अगर मैंने अभी शादी नहीं की, अगर मैंने शादी भी कर ली होती तो बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी होती। इसके साथ-साथ मैं अपना खुद का पर्सनल बिज़नेस ज़रूर कर रही होती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी। और इसी के साथ जैसे कि बात चली मैनेजमेंट की, तो मैं बात करना चाहूंगा आपके रोल की या आपके मैनेजमेंट में, कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपका किस तरीके का रोल रहता है, आपका क्या कार्य रहता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आप निर्भया प्रभारी हैं शिवपुरी की, तो किस तरीके के काम से आपको दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है? पुलिस का काम हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। भले ही मैं अभी निर्भया देख रही हूँ, निर्भया का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। जी निर्भया जी। का मतलब होता है जिसको किसी प्रकार का कोई भय ना हो, निर्भय। है ना? और निर्भया का मतलब जो सबके डर को दूर करे। तो मेरा उद्देश्य है कि शिवपुरी की लड़कियाँ जो पढ़ रही हैं, जो नहीं पढ़ रही हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी काम कर रही हैं या कुछ नहीं भी कर रही हैं, तो वो कहीं भी आएँ, जाएँ, उनके अंदर मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए या कोई हमसे बदतमीज़ी करे, छेड़-छाड़ करे, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटे तो। उनके मन से ये डर को हटाना, मेरा ये काम है। तो मेरा उद्देश्य तो सबसे ज़्यादा यही रहता है। वर्तमान में चूँकि अभी कोरोना चल रहा है, तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम मैनेज करते हैं लोगों की प्रॉब्लम, जैसे कि वो लोग बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का पालन कराना। लड़कियों को लगता है कि सारे नियम कानून सिर्फ़ लड़कों या महिला पुरुषों के लिए होते, महिलाओं के लिए कोई जी नहीं जी। होता, उन्हें वो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो उनको ये भी बताना है कि नियम सबके लिए बराबर है। मास्क पहने वो लोग, हम चालानी कार्रवाई भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो डाँटते, फटकारते हैं। क्योंकि एक जो पुलिस का रोल होता है वो घर में एक बुजुर्ग दादाजी नहीं होते, जो हर जी एक जी। बच्चे पे नज़र रखते हैं। बेटा ये मत जी करो, जी। वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो पुलिस का काम बिल्कुल बुजुर्ग दादाजी जैसा ही होता है। इसलिए थोड़ी-सी कभी-कभी पुलिस कभी-कभी बुरी भी लगती है और कभी-कभी हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ पुलिस खड़ी है। बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने। मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है संस्कार गुप्ता जी का। उनका क्वेश्चन है, मैम फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ साथ किस तरीके से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं। और फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ ही अपन को क्या अपनी रिटर्न एजुकेशन, जो कि आपकी वर्बल एजुकेशन होती है, वो भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या पहले अपन पढ़ाई कर लें फिर उसके बाद फिजिकल करें? किस तरीके का अपन को पोल बनाना चाहिए, इसके संदर्भ में आप थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल। संस्कार जी ने क्वेश्चन बहुत सही पूछा है। मैं अपने उससे बताऊँ तो मैंने दोनों काम साथ में किए हैं, कि मैं और एक्चुअली फिजिकल को हमको अलग से तैयार नहीं करना पड़ता। चूँकि हम लोग पढ़ते-लिखते हैं तो एक बात तो आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। हमारा जी शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन सही होगा तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा और हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँगे। तो फिजिकली फिटनेस तो हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है, हम चाहे पढ़ें-लिखें या ना कुछ भी करें, एक आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है। उसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आप थोड़ा हल्का-फुल्का टहलते रहें, जिससे आपका स्टैमिना बिल्डअप रहे।
और जैसे और रिटर्न की तैयारी 80% करें और फिजिकल की तैयारी 20% करें। जैसे वैकेंसी आपका जैसे क्लियर हो जाए, जैसे एग्जाम हो गया आपका, इसके बाद आप पूरा कंसंट्रेशन 80% जो बचा हुआ था वो आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दें। जब तक आप सिर्फ 20% दें, जब तक आप रिटर्न एग्जाम दे नहीं देते हैं जब तक, इससे कि आपका स्टेमिना खत्म नहीं होगा और आप करते रहेंगे आगे चल के। आशा करता हूं शंकर गुप्ता जी को अपना जवाब मिल गया होगा। शंकर जी, मैं विस्तार में तो नहीं, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मैम के कहने का मतलब क्या है। मैम के अनुसार आपको आपका पोल डिसाइड करना है कि आपको कितना परसेंट फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना है, कितना परसेंट रिटर्न। एक अपने हिसाब से माइंडसेट करिए। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो उसको कम करिए, मीन्स की उसकी तैयारी पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो आप फिजिकल पे जाइए। इस तरीके का आप एक पूल और एक माइंडसेट लेके चलिए। मैम, एक क्वेश्चन और है शुभम गुप्ता जी की तरफ से। शुभम गुप्ता जी ने पूछा है कि आपकी पुलिस जॉब के दौरान आपको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा संज्ञान दीजिए। पुलिस में एज ए लेडी पुलिस ऑफिसर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन चूंकि लड़कियां बचपन से उनके साथ ये बात डाली जाती है कि बेटा आपको सब कुछ आपको ही मैनेज करना है, आपके लिए करने वाला कोई और नहीं आएगा, तो मेंटली रूप से लड़कियां मजबूत होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो मैनेज कर जाती हैं। भावनात्मक रूप से वो बहुत मजबूत होती हैं पुरुषों के बजाय। तो वो उस चीज़ को मैनेज करके वो चल, लेकिन उनके साथ 2 चीज़ें प्रॉब्लम आती फील्ड में। एक उनका लड़की होना और दूसरा उस लड़की होने की वजह से आपके साथ थोड़ी बहुत पार्शियलिटी ज़रूर होती है। कहीं न कहीं किसी को ऐसा लगता है, किसी को मतलब किसी को भी कि महिला है इसलिए ये काम शायद ना कर पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में हर महिला अपना 100% की बजाय वो 200% देती हैं, सिर्फ़ ये सोच को गलत साबित करने के लिए कि वो महिला है। और पुरुष के बराबर वो काम कर नहीं सकती। तो डिफ़िकल्टी तो बहुत सारी आती है। जैसे हम पान की दुकान पे जैसे 4 लोग हैं, पान की दुकान पे खड़े हो गए, हम गप्पे नहीं लड़ा सकते, भले ही हम पुलिस ऑफ़िसर हैं, महिला होने के बावजूद भी। और वहीं लड़का होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में कोई गलत धारणा कोई नहीं बनाएगा। लेकिन महिला होगी तो उसके बारे में गलत धारणा बने कि एक आम महिला हो, चाहे वो पुलिस में हो। क्योंकि हमारा जी समाज मैम। कैसा है, ये तो सब जानते हैं। जी मैम। और आशा करता हूं कि शिवम गुप्ता जी को उनका जवाब मिल चुका होगा। मैम, एक अगला प्रश्न है पूजा शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि मैम, जब अपन रिटर्न एजुकेशन की बात करते हैं या फिर ओरल एजुकेशन की बात करते हैं रिगार्डिंग द एमपी पुलिस, तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है। पूजा शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप स्पष्ट करें बेटा कि एमपी एसआई के लिए आप पूछ रहे हैं, एमपी कांस्टेबल के लिए पूछ रहे हैं, या फिर जेल प्रहरी के लिए पूछ रहे हैं। सबके लिए अलग अलग कोर्स रहता है, लेकिन मैम आप जवाब दीजिएगा रिगार्डिंग द एमपीएसआई और जेल प्रहरी के लिए। ओके। पूजा जी, मेरे इंटरव्यू के हिसाब से मैं आपको बताऊँ या किसी और अन्य मेरे और भी साथी लोग हैं, उनके सबके जो इंटरव्यू हुए, उनके हिसाब से कि सबसे पहले हमारी एक फाइल बनती है, जिसमें हमारी पसंद-नापसंद, हमने क्या पढ़ाई करी अभी तक, एकेडमिक हमारा लेवल क्या रहा, वो सब फाइल हमारी इंटरव्यूअर के सामने रहती है। तो वो पहले सबसे पहले वो आपको एक नॉर्मल माहौल देने के लिए आपसे सबसे पहले वो आपका नाम, पता, पिताजी, आपके परिवार में कौन-कौन है, पिताजी क्या करते हैं, इस टाइप से वो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि हम वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल पाएँ। और जैसे हम अपने आप को ढाल लेते हैं उस माहौल में, फिर वो हमसे हमारी पढ़ाई से रिलेटेड या मैं पहले जॉब करती थी, तो मुझे सबसे पहले मेरे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्टार्ट हुए। बोले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रही हो तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो क्या? और कुछ एक्ट वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। तो ये क क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद सबके क्वेश्चन चलते हैं लाइन से। 4-5 लोग रहते हैं उसमें पूरी बेंच में, तो वो पूछते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट में हमारे से कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हैं और कोई भी कंडीशन रख दें तो आप क्या करेंगे? तो उस समय एट अ टाइम डिसीजन आपको दिमाग में चल रहा होता है, वो ही बता पाते हैं वो। और अगर और इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमने जैसे मेरा सब्जेक्ट आर्ट रहा है तो उसमें मेरे जो सब्जेक्ट थे हिस्ट्री वगैरह वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन चलते हैं।
जी, आशा करता हूँ पूजा शर्मा जी को उनका जवाब मिल रहा होगा। और पूजा बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपी पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करते हैं, जैसे डीएसपी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल। मैं 3 के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैम ने बहुत ही अच्छे से एमपीएसआई के बारे में बताया, और आशा करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। मैम, एक क्वेश्चन और आ रहा है मंदाकिनी बंसल का। क्वेश्चन है, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या था? मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट था, या कौन कौन से चैलेंजेस आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेसेस किए थे? मुझे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये लगता था कि मैं जॉब के साथ-साथ अपनी स्टडी को टाइम देना, फिर साथ में जो मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ, उसको टाइम देना, और इसके अलावा घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो कि लड़कियों को फेस करनी ही पड़ती हैं, वो चाहें या चाहे ना चाहें। तो वो सब काम को भी मैनेज करना, ये सब चीज़ें हौच-पौच हो जाती थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा ऐसे तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने सबसे पहले अपने पूरे दिन भर के टाइम को मैनेज किया कि इतने से इतने बजे मुझे जागना है, इतने बजे ग्राउंड जाना है, इतने बजे तैयार होके घर में खाना-पीना बना के, अपने पापा को खाना खिला के मुझे ड्यूटी जाना है, और वहाँ से लौट के आके मुझे इतने घंटे पढ़ना है, और फिर रात का खाना वगैरह इसकी सबकी तैयारी करना है। तो जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको जॉब तो करना ही है, जॉब नहीं छोड़ना। मैं मध्यम वर्ग से हूँ, मेरे कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। तो चूँकि अब मैं जॉब जॉइन कर ली थी, तो मुझे ज़रूरत थी उस जॉब की। मैं नहीं चाहती थी अपने पापा से पैसे लेना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी अपनी फैमिली से मैं के पैसे लेके अपनी कोचिंग्स, अपने खर्चे निकालूँ। तो मैं शुरू से सेल्फ डिपेंड रही हूँ, और इस वज़ह से मैंने जॉब भी जॉइन करी, उसी वज़ह से मैंने उसको मैनेज भी किया। और ये भी मुझसे कोई ये कहे कि तुम जॉब पे ध्यान नहीं दे रही हो, तो ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वज़ह से मैंने अपनी जॉब को भी 100% दिया और अपनी पढ़ाई को भी 100% दिया। आशा करता हूँ मंदाकिनी बंसल जी को उनका जवाब मिल चुका होगा। मैम, एक सवाल आ रहा है जो कि आपका सपना भी है, आईपीएस को लेके। दीपक पाल जी ने प्रश्न पूछा है कि आईपीएस की तैयारी की कैसे की जा सकती है। उनने सीधा आईपीएस लिखा है, तो उनके क्वेश्चन को मैं और विस्तार करता हूँ। विस्तृत तौर से उनका उनका प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आईपीएस की तैयारी कैसे करना चाहिए, और क्या आप अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं आईपीएस की, और किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं? पुलिस में आईपीएस के लिए अलग से तैयारी नहीं होती, यूपीएससी देना पड़ती है हमको, संघ लोक सेवा आयोग। उसी में अलग-अलग स्ट्रीम रहती है, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, और वो नंबर के हिसाब से हमको मिलता है। हमारे नंबर होंगे, सबसे पहले हमको आईएएस मिलेगा, और इसके बाद सेकंड पे आता है आईएफएस, और इसके लास्ट में आता है आईपीएस। तो उसके लिए कोई अलग से वो नहीं है, हालाँकि तैयारी हमको यूपीएससी की ही करनी पड़ती है, और मैं खुद कर रही हूँ उसकी तैयारी। हालाँकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे जितना टाइम मिलता है इस पुलिस की जॉब को मैनेज करने के बाद, तो मैं करती हूँ, और जहाँ-जहाँ जिसका मुझे सहयोग लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे मदद मिल सकती है, मैं सबका सहयोग लेती हूँ, और जो मेरे संपर्क में आईपीएस हैं या आईएएस हैं, मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ कि मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। मैं खुद भी अभी क्या बोले, तैयारी में लगी हुई हूँ, अपने आप को कंप्लीट नहीं मानती। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इस सवाल का। आशा करता हूँ दीपक पाल जी को उनका जवाब मिल चुका होगा। और आपने एक बात कही थी, उसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं अपने सहयोगियों से सहायता लेती हूँ, तो और साथ ही साथ उनको अधिकतर सुनती हूँ। तो इसी बात पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी हमें सुन रहे हैं व्यक्ति, दर्शक जितने भी अभी हमें सुन रहे हैं, ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार कंडक्ट कराने का एक उद्देश्य रहता है कि छात्रों के साथ छात्रों की बात तथा छात्रों का विकास। तात्पर्य, जो भी यहाँ पे प्रशासक आते हैं वो कभी ना कभी तो छात्र रहते हैं, उनके छात्र जीवन के बारे में पता करना, उनके छात्र जीवन की बात करना तथा आप लोगों के विकास की बात करना। तो आप सभी लोग बने रहें हमारे साथ लाइव। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, द लर्नर एकेडमी शिवपुरी यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैम, एक अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। मैम, हाँ, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एमपी पुलिस की जॉब करते हुए आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उसको आप हमारे साथ साझा करें। एमपी पुलिस की जॉब करते-करते मैं एक बहुत अच्छी एक्टर बन गई हूँ। मुझे मुझे हर टाइप की एक्ट करना आ गया है। एक्चुअली पुलिस होना अपने आप में मल्टी टैलेंट होना पड़ता है।
जब मैं ज्वाइन की थी तब मुझे लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, इतना चैलेंजिंग काम है। लेकिन धीरे-धीरे हमारे सपोर्टर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जो हमारे सीनियर्स रहते हैं, वो हमें सिखाते हैं। फील्ड में काम करना और एकेडमी में पढ़ाई करना ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। फील्ड में तो आपको परिस्थिति के हिसाब से डिसीज़न लेना पड़ता है। आप जब तक आप एक अच्छे डिसीज़न नहीं ले सकते ऑन द स्पॉट, आप फेल हो। आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, आप फेल हो। यानी कि जैसे ही व्यक्ति का माइंडसेट होता है ना, अगले व्यक्ति से जिस टाइप के व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, हमको अपना माइंडसेट उसी के माइंडसेट के लेवल तक पहुँचा के, उसकी क्या मनस्थिति चल रही है, उस हिसाब से हमको डिसीज़न लेना पड़ता है। और कई बार स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता है। तो उस समय घबराने की बजाय अपने सीनियर से बात करना चाहिए कि सर ऐसी-ऐसी कंडीशन है, अब हम क्या करें? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामने वाला बहुत भावुक होता है, हम उसकी भावुकता को उतना नहीं समझ पा रहे हैं या हम उसको गलत या अपने आप को गलत समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाए विरोधाभास हो जाता है। तो हमको सबसे पहले कुछ काम हम अच्छा करें ना करें, लेकिन सामने वाले की समस्या को अच्छे से अगर हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आधी समस्या वहीं समाधान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमको सुनना पड़ता है सबकी समस्या को। डिसीज़न हम अपने हिसाब से लेते हैं, वहाँ पे कोई और हमारी मदद नहीं करता, हमारा डिसीज़न ऑन द स्पॉट होता है और अगर कोई गलती भी होती है हमसे, तो उसका खमियाज़ा भी हम ही भुगतते हैं, कोई और नहीं भुगतता उसको। इसलिए बहुत दिक्कत है हालाँकि, लेकिन करते-करते ये अनुभव हमको आ जाता है। चलिए मैम, आपने बहुत खूबसूरती से सवाल का जवाब दिया है। मैम, आगे ये सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले डीएसएफ की टीम द्वारा आपके लिए एक सरप्राइज़ के तौर पे एक वीडियो क्लिप तैयार की गई है। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूँगा कि वो आपके सामने उस वीडियो क्लिप को चलाएँ और आगे के सवाल-जवाब के लिए अपन 2 मिनट के लिए रुकेंगे। ओके। पंख नए हैं नई है उड़ान, ख्वाब नए हैं नए अरमान। पंख नए हैं नई है उड़ान, ख्वाब नए हैं नए अरमान। छूने को नए आसमान आए हैं हम, एक नया भारत बनाने आए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस कैडेट, स्टूडेंट पुलिस कैडेट। कमजोरों की ताकत बनने, लाचारों को हिम्मत देने, महिलाओं को मान दिलाने, ईमान की मशाल जाने आए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस कैडेट, स्टूडेंट पुलिस कैडेट। मैम, आपका मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत इमोशनल है। बहुत सारी यादें मेरी इस वीडियो से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं डीएएसएफ फाउंडेशन के साथ मैं काम किया है स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम के तहत। तो हम 1 साल साथ में मिलके 1 साल पूरा हम एक-दूसरे को दिए हैं। आज काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, डोनेट आई स्माइल फाउंडेशन। तो उस वो पूरा 1 साल हमारा एकदम गोल्डन टाइम निकला है, जिसमें हमने 100 बच्चों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनाया है। उन स्टूडेंट 8th क्लास के बच्चों को हमने पुलिस कैडेट बनाया है और उन छोटे-छोटे प्रयासों से हमने उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस में लाया है कि वो 8th क्लास का सरकारी स्कूल का बच्चा आज हज़ारों की संख्या में खड़ा होके स्टेज पे बोल सकता है। तो ये सिर्फ़ मेरी अकेली मेहनत नहीं है, ये डीएएसएफ और मेरा मिलके कोऑर्डिनेशन से जो मेहनत आई है, वो रंग लाई है बच्चों की। बहुत अच्छा लगा उस समय। चलिए मैम, आपने एक बात छेड़ी एसपीसी के बारे में, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा एसपीसी क्या है? स्पेशल पुलिस कैडेट। ये स्पेशल पुलिस कैडेट एक तरीके की एक योजना है जिसमें छात्रों को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है और इस आयोजन के संदर्भ में बताना चाहूँगा शिवपुरी जिले
का जो नेतृत्व था गायत्री मैम द्वारा किया गया था और इस पूरे के पूरे इवेंट का कोऑर्डिनेशन किया गया था डीएसएफ की तरफ से। और शिवपुरी जिले को, या फिर मैं बोलूं कि अपने डिवीजन का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था जो कि डीएसएफ के मार्गदर्शन में दिया गया था और जिसमें अहम भूमिका निभाई गई थी गायत्री मैम द्वारा। मैम, कुछ एक अनुभव आपके द्वारा साझा कीजिए कि एसपीसी के दौरान आपका अनुभव डीएसएफ के साथ कैसा रहा। एसपीसी मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। एसपीसी मीन्स स्टूडेंट पुलिस कैडेट। स्टूडेंटों को पुलिस कैडेट बनाना हमारा काम था। उनको हर उस विभाग से रूबरू कराना जो पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं, पुलिस के समस्त शाखाओं से रूबरू कराना कि पुलिस कैसे काम करती है और किस तरीके से हम चीजों को समझा सकते थे बच्चों को। तो एक तो वो था। दूसरी बात, हमने ये जो स्कीम जो आई थी एसपीसी योजना, उसके तहत हमने सारे बच्चे जो थे वो बहुत ही लोअर लेवल से थे, बेचारे बच्चे जो 8th क्लास के बच्चे थे जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कभी भी आईबी जैसे संस्थान या आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसएएफ या अन्य संस्थानों में कभी जाके मिल भी पाते। लेकिन वो इस कैडेट स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के माध्यम से सभी से जुड़े और उन्होंने नए-नए अनुभव प्राप्त किए। ये जो योजना रही वो इतनी सफल रही कि हमारे ग्वालियर एडीजी साहब ने इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ की, खास तौर से डीएसएफ के वजह से ये कार्यक्रम सफल हो सका। इतना अच्छा शायद मैं ना कर पाती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है मैनेज का कि मैं हर जगह जाके कर पाऊँ। ये सब प्रबल, अभय जैन, मोहित, ये सब लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेट किया। मुझे पहले से ही पहले बता दिया करते थे कि मैम अपना कल का ये कार्यक्रम रहेगा और हम ये इवेंट कल करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल उसमें हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो एक्चुअली कार्यक्रम हमारा था लेकिन काम पूरा किया है डीएसएफ ने, सिर्फ हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। और बच्चों ने जो अनुभव लिए हैं ना, वो इतने खुश हैं। आप कभी भी बच्चों से मिलोगे, मेरे 100 बच्चे हैं। डीएसएफ फाउंडेशन को तो मतलब वो तो सब जानते ही हैं, पर मैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी मेरे बच्चे मिलेंगे 100, वो अलग ही दिखेंगे कि ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट है। उनमें अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, उनके अंदर जो झिझक थी वो खत्म हुई है, बोलने का स्किल्स आई है उनके, जो हमेशा पीछे खड़े होना, किसी से बात ना करना, वो सब खत्म हो गए। उनके अंदर एक नया निखार आया है बच्चों। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वो इस योजना के माध्यम से हुआ। उन्होंने परेड भी करी है, जो कभी खड़े नहीं हो सकते थे सावधान विश्राम में, उन्होंने परेड करी और ज्यादा नहीं लेकिन 3rd प्राइज उन्होंने जीता। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बात चली इस छात्र के बारे में, छात्र संघ के बारे में, तो मैं, जो कि अभी आप वर्तमान में शिवपुरी में हैं, मैं आपसे एक पर्सनल और व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले शिवपुरी में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का, तो आप किस तरीके से शिवपुरी के छात्रों के लिए कुछ कार्य करना चाहेंगी ताकि यहाँ के छात्रों का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सके? क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूँ जो भी मेरे पास छात्र आते हैं वो रटन टू विद्या के ऊपर ज्यादातर बिलीव करते हैं और ज्यादातर जितने बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमें उतना पढ़ाओ जितना हमारे एग्जाम में आएगा। तो आप शिवपुरी के छात्रों के लिए क्या करना चाहेंगी मैम, अगर आपको मौका मिलता है तो? मुझे मौका मिलेगा और मैं डेफिनेटली, मौका नहीं भी मिला तो मैं ढूंढ लूंगी क्योंकि मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरे माध्यम से मैं बच्चों के लिए अपनी तरफ से निशुल्क ऑनलाइन क्लासेस, चूंकि अभी कोरोना वगैरह इसके वजह से हम ऑफलाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं बच्चों से जुड़ी रहूंगी। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मैं उनको निशुल्क अपनी तरफ से वेबिनार ले सकती हूँ और ऑफलाइन भी जहाँ एक दो लोगों से मुलाकात मैं कर सकती हूँ। और मेरी तरफ से सारा जो सपोर्ट रहेगा वो निशुल्क रहेगा और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आगे आएं। और अभी एक बात और, इस समय कोरोना काल चल रहा है, वैकेंसी भले ही नहीं आई है ज्यादा अभी, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इस समय जो पढ़ रहे हैं, वो कोरोना से भी ज्यादा विस्फोटक हैं। तो पढ़ें और जब मौका मिले अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने। और मैम, जाते जाते अगर आप लोगों के दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर जाने से पहले अगर आप लोगों की कोई प्रश्न है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न है लाइव मैम आपके सामने है, जो भी प्रश्न आपके मन में है आपकी तैयारी को लेकर आप पूछ सकते हैं। मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है मंदाकिनी बंसल की तरफ से। क्वेश्चन है, मैम
आप आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि आप इतनी बड़ी जॉब कर सकते हैं, और आपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए क्या किया? मंदाकिनी जी, कॉन्फिडेंस तो हम में पता नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे में कम है। मुझे लगा मेरे में कॉन्फिडेंस शुरू से ही था। मेरी 4 सिस्टर हैं, मैं सेकंड लास्ट हूँ, और मैंने मेरी सिस्टर्स को ऐसे रखा है जैसे एक माँ अपनी छोटे बच्चों को रखती है। मैंने मेरी सिस्टर को कभी बाहर का कोई काम नहीं करने दिया। मैं बोली मैं हूँ ना, मैं सब करके दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने घर के काम जो स्टार्ट किए, वो ऐसे काम थे जो लड़के करते हैं, जैसे आटा पिसा के लाना, बाजार से सब्जी लाना, किराने का सामान लाना, पापा के साथ मंडी जाना, ये सब काम मैंने स्टार्ट किए ना, तो मुझे में थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मेरे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा स्रोत है मेरे पापा। वो हमेशा मुझे आगे रख देते थे कि हाँ, ये मेरा बेटा करेगा, ये मेरा बेटा करेगा। और पापा का जो अथाह विश्वास था मुझ पे। हाँ, मेरे पापा मुझसे कभी नेगेटिव सेंस में कभी बात नहीं करते थे। मुझसे पापा मेरे कहते थे कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ये कर पाओगी और तुम ये करके दिखा दोगी। वो जो चीज़ मैं आज तक नहीं भूल पाई, और हमेशा वो उसने मेरा उस बात ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि जब मेरे पापा कहते थे कि बेटा मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ये कर लोगी। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। कभी मैंने पीछे पलट के देखा ही नहीं, मुझे डर किसी चीज़ से लगा ही नहीं जब मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहते थे। चलिए मैम, मैं आशा करता हूं कि आपके पिताजी आपकी नहीं, हम सबके भी आइडल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उन्होंने अपनी बेटी को नहीं, पूरे समाज में एक अवधारणा पैदा की है कि महिलाएं जो होती हैं या फिर जो बेटी होती हैं, वो बेटों से भी अच्छा कार्य कर सकती हैं, और आपने इस बात को सिद्ध भी किया है। और जाने से पहले अगर एक बार और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप मैम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि समय समाप्त होता जा रहा है। और जाने से पहले मैम, लास्ट क्वेश्चन कि आपका अनुभव वर्तमान के वेबिनार से कैसा रहा? आपको यहाँ डीएसएफ के वेबिनार में कैसा लगा, और हमारी टीम का आपको स्वभाव कैसा लगा, और क्या आपके व्यक्तिगत अनुभव रहे आज के वेबिनार के? आप हमारे साथ साझा करें। पहले तो मैं सोच रही, थोड़ा-सा नर्वस सी हो रही थी कि पता नहीं कैसा क्या रहेगा, क्योंकि ये मैं पहली बार दी हूँ। इससे पहले मैंने लाइव वेबिनार कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई फॉर्मल जवाब दिए हूँ या मुझसे किसी ने फॉर्मल क्वेश्चन पूछे हों। जो हकीकत है वो मुझसे पूछा गया, और मैंने जवाब भी वही दिए हैं जो मेरे साथ घटित हुआ है। और डीएसएफ फाउंडेशन के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, तो मुझे वो तो फिर मैं जानती ही हूँ कि वो भी जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा है। लेकिन मैं अभी सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरा परिवार सा लगता है डीएसएफ फाउंडेशन, और चूँकि मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो अपना सा लगता है। और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं, उनके करियर में मार्गदर्शक बन रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं, अगर अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक करें। मैम, एक जाते जाते एक अंतिम सवाल रहेगा। मैम, अगर हम आपसे अनुरोध करें, हमारे जितने भी छात्रगण हैं आपसे अनुरोध करें कि आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालें, माध्यम अगर हम बन सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने बोला बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आप प्रोवाइड करेंगी, आपका मन है। अगर आप हमारे माध्यम से अगर समाज के लिए कुछ कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा। क्या आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे तथा हमारे छात्रों के लिए निकाल सकते हैं मैम? मैं खुद छात्र हूँ, तो मैं एक छात्र की मनस्थिति समझ सकती हूँ, और चूँकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल अपना टाइम छात्रों के लिए ज़रूर दूँगी, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें मदद करके, और मैं पढ़ा के और खुद पढ़ के अपना भी मदद करूँगी, और आपकी हमेशा तैयार हूँ। चलिए मैम, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हम लोगों के लिए और सभी छात्रगणों के लिए समय निकाला, और समस्त डीएसएफ की टीम से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि हमें फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा और आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से पुनः हमारे लिए समय निकालेंगे, ताकि अपन सब साथ में मिलकर शिवपुरी की शिक्षा के लिए कुछ कर सकें और छात्रों को एक सही मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को शुभ रात्रि बोलना चाहूंगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि हम अपनी इस पहल को बाकी सभी छात्रों के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू डीएसएफ।